दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आपको परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही दो समीकरण दे देगा और आपसे कहेगा कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यानी कि इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना पड़ेगा, उसके बाद हमें हल करना है। ठीक है, तो हल करने का मतलब यही हुआ कि हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इन दोनों को रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है। तो अगर इस तरह के दो समीकरण रहते हैं तो ये दोनों समीकरण क्या है, ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग्म है। तो देखिए अगर समीकरण बिल्कुल सरल तरीके से रहता है यानी सिंपल रहता है, जिसमें बटा में कुछ भी नहीं रहता, तो उसे हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों समीकरण में बटा के नीचे कुछ भी नहीं है, केवल सिंपल तरीके से है ये समीकरण, तो इसे हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण। लेकिन इन दोनों समीकरण में आप देख सकते हैं कि बटा के नीचे ये पूरा सब कुछ दिया गया है, तो इसे हम लोग सबसे पहले इन समीकरणों को हमें इस तरह से बदलना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को इस तरह से बदल लें तो इसको x और y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करना सीख चुके हैं। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, इन तीनों विधियों से हल करके x और y का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को इस रूप में बदलना रहेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा एक और चीज़ समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें इसी समीकरण में x बराबर हम लोग अगर यम रख देते हैं और y बराबर n, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम लोग इन दोनों समीकरण में x की जगह यम रख दें और y की जगह n रख दें तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, 5m प्लस n बराबर 2, और ये हो जाएगा 6m माइनस 3n बराबर 1। ये दोनों समीकरण कुछ इस रूप का बन जाएगा। तो देखिए मान लीजिए अगर ये ऊपर वाला समीकरण नहीं दिया गया है, आपको यही नीचे वाला समीकरण दिया गया है, तो ये भी तो आखिर रैखिक समीकरण युग्म ही होगा, क्योंकि बटा में कुछ भी नहीं दिया गया है, लेकिन x और y की जगह यम और n दिया गया है। तो देखिए जिस तरह से हम लोग इन दोनों को हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, बिल्कुल हम लोग इस सवाल को भी इन तीनों विधियों से हल कर सकते हैं। जैसे इस सवाल में x और y का मान निकलता है, बिल्कुल उसी तरीके से इसमें यम और n का मान निकलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि x बराबर मैंने अगर p ले लिया और y बराबर अगर मैंने q ले लिया, तो फिर तीनों विधियों से हल करेंगे तो p और q का मान निकलेगा। ठीक है, यानी कि x और y के जगह कोई भी अंग्रेजी का लेटर आ जाता है तो जब हम लोग हल करेंगे तो उसी का मान निकलता है। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर x y के जगह चाहे यम एन आ जाए, चाहे p q आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग उसको भी हल करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को रैखिक समीकरण युग्मों में बदलना पड़ेगा। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्मों में बदलने के लिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये दो समीकरण है, तो इस पहले समीकरण में ये देखिए पहला पद है और ये दूसरा पद है। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों समीकरण के इस पहले वाले पद पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमें इस पहले वाले पद में देखना होगा कि दोनों में क्या क्या चीज़ दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग हर में देखते हैं। तो देखिए हर में x-1 है और यहाँ पर भी हर में x-1 है, दोनों में सेम चीज़ है कि नहीं। अब देखते हैं कि अंश में कोई सेम चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे देखिए अंश में 5 है, यहाँ पे अंश में 6 है। तो देखिए अगर हम लोग इन दोनों में एक का गुणा कर दें तो ऊपर एक एक मिल जाएगा दोनों में, और नीचे तो x-1 है ही। और ठीक वैसे यहाँ पे देखिए 1/y-2 है और 3/y-2। तो अगर इन दोनों पर अगर देखा जाए तो नीचे y-2 है और यहाँ पर भी y-2 है, लेकिन अगर ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम लोग इस 3 में 1 का गुणा कर दें तो 1 ऊपर मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 को कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 5 गुणा 1, बस हम लोग इसमें 1 का गुणा कर देंगे, फिर बटा ये हो जाएगा x-1 प्लस यहाँ पे 1 है तो गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहता तब हम लोग उस 1 से गुणा कर देते हैं, लेकिन 1 यहाँ पे पहले से ही तो केवल इतना ही रहेगा। 1/y-2 बराबर 2 हो गया। अब नीचे भी गुणा 1 कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 गुणा 1 बटा x-1, और ये हो जाएगा -3 गुणा 1 बटा y-2 बराबर 1। अब आपको इसे समीकरण 1 मान लेना है और इसे समीकरण 2 मान लेना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 5 में गुणा 1 करूँगा तो कोई अलग से फर्क नहीं पड़ा है। देखिए 5 गुणा 1 करने पर 1 का 1 जो होता है, किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 1 का तो वही संख्या आ जाता है। तो अगर हम लोग 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 ही तो आ जाएगा,
6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 तो आ जाएगा, तो कोई अलग से परिवर्तन कहाँ हुआ। अब यहाँ पे इन दोनों पर फोकस करिए, तो नीचे x-1 है और यहाँ पर भी x- है, यानी कि हर सेम से मिल गया हर में। अब अंश में देखते हैं, तो अंश में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/x-1, यहाँ पे देखिए 1/x-1 यहाँ पर भी है और 1/x-1 यहाँ पर भी है। तो हम लोग इसके बराबर कुछ मान लेते हैं, लिखेंगे माना 1/x-1 बराबर हम लोग m मान लेते हैं। और इस पर अब फोकस करिए, तो यहाँ पे 1/y-2 है और यहाँ पे देखिए 1/y-2 यहाँ पर भी है। तो हम लिखेंगे और 1/y-2 बराबर n मान लेते हैं। हम लोग इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, यानी कि इन दोनों समीकरण को आपको कुछ इस तरीके से व्यवस्थित करना है ताकि ये पहले पद में कुछ सेम दिख जाए, तभी तो आप कुछ ना कुछ मानेंगे इसको। तो अधिकतर हम लोग ऊपर 1 का गुणा करेंगे तब सेम मिल जाता है। तो यहाँ पे 1 का गुणा करने पे देख ही सकते हो कि मिल गया यहाँ पे। तो अब 1/x-1 बराबर m हो गया और 1/y-2 बराबर n हो गया। तो चूंकि मैंने तो m और n माना, आप चाहें तो कुछ अलग भी मान सकते हैं, आप चाहें तो PQ मान सकते हैं, RS मान सकते हैं, जो आपको समझ आए। इंग्लिश के 2 लेटर में आप उनको मान सकते हैं, लेकिन चूंकि इधर देखिए x और y है ना, तो आप x और y नहीं मान सकते हैं। x y को छोड़ करके आप अंग्रेजी के कोई भी 2 लेटर मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने इतना बराबर m मान लिया, तो अब समीकरण में इन्हीं का मान रख लेते हैं। तो चूंकि 1/x-1 बराबर m है, यानी ये दोनों चीज़ बराबर है, तो हम लोग इसके जगह m रख सकते हैं। तो आप लोग रख दीजिए। तो इस पहले वाले समीकरण में रखिए, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ पे गुणा के जगह हम लोग गुणा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, और पूरे इसके जगह ये m हो जाएगा, ठीक है। 1/x-1 बराबर m है ना, तो हम लोग इसको जगह m रख देंगे। अब चूंकि यहाँ पे गुणा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे गुणा लिखते हैं तो 5 का m में गुणा करेंगे तो 5m तो आएगा, इनके बीच गुणा ही होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और चूंकि 1/y-2 बराबर हमने n माना है, तो ये n हो जाएगा, फिर बराबर 2 हो गया। अब इसको भी मान रखिए, तो ये हो जाएगा 6m माइनस, यहाँ पे हो जाएगा इस पूरे के जगह n, तो कितना हो जाएगा 3n बराबर 1। अब चूंकि समीकरण 1 और 2 हो गया, तो इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे समीकरण 4। ये समीकरण वाली गिनती चलती रहेगी, समीकरण 1 2 फिर 3 और 4। अब आगे समीकरण मानेंगे तो 5 मानेंगे, फिर 6, समझ रहे हैं ना, ऐसी गिनती चलता जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों समीकरण अब यहाँ पे रैखिक समीकरण बन चुके हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें बटा वटा सब कुछ गायब हो गया है। बस यही है कि x y हट गया है, बस m n आ गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे m और n का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों को हम लोग तीनों विधियों में से किसी भी विधि का प्रयोग करके m और n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि चाहे विलोपन विधि, चाहे वज्र गुणन विधि, तो मैंने इन तीनों विधियों को बहुत ही सरल तरीके से समझाया हुआ है। तो इसको हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है, क्योंकि विलोपन विधि जो होता है सबसे सरल विधि होता है। तो मैं विलोपन विधि वाला जो विधि है, अगर आप उसको नहीं समझे तो यहाँ पे मैं उसका वीडियो दे दूंगा, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। तो मैंने कैसे बताया था विलोपन विधि से हल करने के लिए, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए मैंने कहा था कि आपको पहले पद पर फोकस करना रहता है। तो ये पहला पद हो गया। अब यम के पहले 6 है, तो हम लोग 6 का गुणा इस ऊपर वाले में कर देंगे, और यम के पहले 5 है, तो इस 5 का गुणा हम इस नीचे वाले समीकरण में कर देंगे। यानी कि समीकरण 4 में आपको इस 5 का गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 3 में इस 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे। तो समीकरण 3 में 6 से तथा समीकरण 4 में 5 से गुणा करने पर, तो हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो मैं विधि बताया विलोपन विधि, बिल्कुल उसी तरीके से ये हल होगा। तो अगर आप लोग विलोपन विधि नहीं देखेंगे तो इसे समझ नहीं पाएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। आप देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें हमें समीकरण 3 में हमें 6 से गुणा करना है, तो यहाँ पे हम 6 केवल यहाँ पे संकेत बना लेते हैं, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। तो 6 का गुणा आपको सभी में करना होगा। तो 6 का गुणा करिए, 6 पचे 30m हो जाएगा, फिर प्लस 6 का n में गुणा करेंगे 6n हो जाएगा, 6 का 2 में गुणा करेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का गुणा इन दोनों में करिए, तो 5 छक्का 30m हो गया, और 5 तियाँ 15 यानी कि -15n हो जाएगा, और 5 एकम 5। अब देखिए समीकरण 3 4 तो हो गया। अब समीकरण इसको 5 मान लीजिए, इसे समीकरण 6 मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 5 और 6, यहाँ पे 30m हो गया, इनके पहले प्लस प्लस का चिन्ह है ना,
अगर कोई चिन्ह नहीं रहता तो प्लस का चिन्ह रहता है, तो इनके पहले प्लस प्लस का चिन्ह हो गया। तो हम लोग समीकरण 5 में से 6 को घटाएंगे। जब सेम चिन्ह रहता है तो हम लोग घटाते हैं, ये मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाने पर। तो समीकरण 5 सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 30m प्लस 6n बराबर 12। और समीकरण 6 नीचे लिख लेते हैं, 30m माइनस 15n बराबर 5। तो देखिए जब भी घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये पहले प्लस चिन्ह था, अब ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था तो अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो अब ये माइनस हो जाएगा। अब ये तो कट जाएगा। अब देखिए 6n प्लस 15n दोनों जुड़ जाएगा ना, तो 15 6 21n हो जाएगा, फिर बराबर। अब 12 में से 5 घटाएंगे, तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, इतना आ गया ना। अब हमारे पास कितना आ गया 21n। तो 21n का मतलब क्या हुआ 21 गुणा n। जब भी कोई संख्या रहता है और संख्या के बाद कोई इंग्लिश का लेटर आ जाता है तो उनके बीच गुणा ही रहता है हमेशा। तो यहाँ से ये हो जाएगा। अब n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा 7/21। तो जब भी किसी संख्या का गुणा रहता है और वो बराबर के दूसरे साइड जाता है तो वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7 7 त्रिक 21। अब n बराबर आ गया 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान तो आ गया, अब हमें m का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसी n के मान को, चूँकि देखिए n कहाँ पे दिख रहा है, n आपको समीकरण 3 में दिख रहा है, n आपको समीकरण 4 में भी दिख रहा है, समीकरण 5 में भी n दिख रहा है और समीकरण 6 में भी n दिख रहा है। तो आप इन चारों समीकरण में से किसी भी समीकरण में n का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 3 में n का मान रखेंगे, तो हम लोग वही चीज़ लिखेंगे कि n का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो n का मान आप समीकरण 3 में रख दीजिए। तो हमने n का मान कितना निकाला था, n का मान हमने 1/3 निकाला था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n बराबर 1/3। तो इसी को आपको समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 ये है 5m प्लस इसी n की जगह आपको रखना है 1/3। तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 2। अब इसको हल करेंगे तो आपका m का मान निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5m बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब प्लस 1/3 है ना, तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस 1/3 हो जाएगा। ये पक्षांतर का रूल होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 5m बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 गुणा 6, 6 में से 1 घटेगा 5 आ गया और ये बटा 3। अब देखिए 5m का मतलब होता है 5 गुणा m। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख लेते हैं 5 गुणा m बराबर ये हो जाएगा 5/3। अब इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 5 का गुणा हुआ है तो बराबर के इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो m बराबर हो जाएगा 5/3। तो 5 इसके नीचे आएगा ना, तो नीचे गुणा हो जाता है लेकिन ये भाग ही में आता है। तो 5 एकम 5 5 एकम 5। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा, ऊपर 1 बचा नीचे 3 एकम 3। तो आप देख सकते हैं कि m का मान 1/3 ही आया। तो अभी तो m और n का मान निकला है, लेकिन हमें m और n का मान तो निकालना नहीं है, हमें तो x y का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमने माना था 1/x-1 बराबर m, इसी m के जगह हम लोग जो ये मान आया है यहाँ पे रखेंगे और n का मान जो आया है इसमें रखेंगे, तब जा कर के हमारा x और y का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सभी का मान रख लेते हैं। तो चूंकि हमने माना था हमने क्या माना था, हमने माना था 1/x-1 बराबर m माना था ये। तो इसी m की जगह हम 1/3 रख देते हैं, इतना हो जाएगा। और यहाँ पे लिख लेते हैं, और हमने क्या माना था 1/y-2 बराबर n माना था। तो इसी n के जगह आप 1/3 रख दीजिए। अब जा कर के हम इसको हल करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। तो इसी को हल करते हैं। तो यहाँ पे 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। देखिए जब भी बराबर के इधर केवल एक भिन्न रहता है और बराबर के इधर केवल एक भिन्न रहता है तो हम ऐसे तिरछा केवल गुणा करके छोड़ देते हैं, ये रूल होता है। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो इधर लिखेंगे और x-1 का 1 में गुणा करके इधर लिखेंगे। तो x-1 का 1 में गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा, क्योंकि 1 का गुणा किसी भी संख्या में करिए उतना ही आना है। हम यहाँ से हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 -1 बराबर के इधर आएगा तो +1 हो जाएगा और यहाँ पे x। तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और यहाँ पे x। तो x को पहले लिख लेते हैं, 4 को बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा। तो ये हो गया पहला आंसर। अब इसको हल करते हैं तो 3 का गुणा 1 में करिए 3 एकम 3 हो गया और y-2 का 1 में गुणा करेंगे तो y-2 हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 3 -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, फिर बराबर y। तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर y, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान 5 आ गया।
तो अब जा कर के ये हल हुआ है। तो मैं इस सवाल को एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए सवाल थोड़ा बड़ा ज़रूर है लेकिन सिंपल तरीके से हल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा, तो इन दोनों समीकरण को सबसे पहले हम रैखिक समीकरण में बदलेंगे। लेकिन रैखिक समीकरण में बदलने से पहले हम इन दोनों समीकरण के पहले पद पर फोकस करेंगे। तो पहला पद ये, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ सेम सेम दिख रहा है। तो सेम चीज़ देखने के लिए सबसे पहले हम लोग हरों में देखते हैं कि सेम चीज़ क्या है, फिर अंश में देखते हैं। तो हर में आप देख सकते हैं कि x-1 है और यहाँ पर भी x-1 है, यानी कि हर में तो सेम सेम मिल रहा है, लेकिन अंश में देखेंगे सेम सेम मिल रहा है। तो अंश में 5 है और यहाँ पे अंश में 6 है, तो यहाँ पे सेम सेम करने के लिए हम लोग 1 से गुणा कर देंगे तो 1 भी मिल जाएगा ऊपर। ठीक वैसे यहाँ पे हर में सेम चीज़ मिल रहा है लेकिन अंश में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे गुणा 1 हम लोग कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1/x-1 यहाँ पर भी है और 1/x-1 यहाँ पर भी है, तो हमने इसके बराबर यम मान लिया और 1/y-2 बराबर यन मान लिया। अब चूँकि इतना बराबर मैंने यम माना है ना, तो इसी मान को हम लोग फिर इसी में रख देंगे क्योंकि दोनों को ये दोनों चीज़ बराबर है। तो ये आपका हो जाएगा 5m + n बराबर 2 और 6m - 3 n बराबर 1। तो समीकरण 3 और 4 हो गया। तो हमने इसको ये देखिए ये रैखिक समीकरण में बदल गया है। अब यहाँ से यम और यन का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए यम यन की जगह अगर एक्स वाई रहता तो बिल्कुल पिछले से सवाल हो जाता। तो मैंने आपको बताया कि एक्स वाई की जगह कोई भी 2 लेटर इंग्लिश का आ जाए, बिल्कुल हम लोग उसी तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पे यम एन का मान हम लोग विलोपन विधि से हल करके निकाल लेंगे। अब यहाँ से तो आपको विलोपन विधि वाला सब रूल लग रहा है, यहाँ से आपको विलोपन विधि से हल करके यम एन का मान निकालना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विलोपन विधि वाला आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, उसे अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका विलोपन विधि वाला नियम शुरू हो जाता है। तो विलोपन विधि से हल करके यम और यन का मान निकालेंगे, जो आएगा मान इसी में रख देना है और इसमें रखने के बाद जब हल करेंगे तो एक्स वाई का मान आपका आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी सरल तरीके से समझ सकें।